पंजाब के हरे भरे मैदानों के बीच एक छोटा सा गांव था, चांदपुर। चारों तरफ सरसों के खेत, मिट्टी की पगडंडियां और बीच में एक पुराना मस्जिद का मीनार जो दूर से भी नजर आता था। गांव में लोग खेती बाड़ी करते थे, लेकिन एक बात उन्हें हमेशा बेचैन रखती थी, पास के जंगल में रहने वाली नागिन की कहानी। बुजुर्ग अक्सर चाय की चुस्कियों के साथ कहते, बेटा उस जंगल में रात को मत जाना, वहां एक नागिन है जो अपनी जात के बदले में इंसानों का खून पीती है। यह बातें बच्चे डर कर सुनते और फिर अंधेरा होते ही घर में घुस जाते। लेकिन कुछ जवान लड़के इन कहानियों को मजाक समझते थे। गांव के सबसे बुजुर्ग मियां करीम बख्श का मानना था कि नागिन इंसानों से नफरत क्यों करती है। इसके पीछे एक पुरानी दास्तान है। करीम बख्श हर जुम्मे की शाम मस्जिद के आंगन में बैठकर सुनाया करते। बरसों पहले इस जंगल का राजा एक नागराज था। उसके पास एक नागमणि थी जो चांदनी रात में सूरज से भी ज्यादा चमकती थी। उस मणि की ताकत से जंगल की हर चीज हरी भरी रहती, बारिश वक्त पर होती और बीमारियां दूर रहती। लेकिन इंसानों का पेट कभी नहीं भरता। उन्होंने नागराज को धोखा देकर मार डाला और मणि चुराने की कोशिश की, मगर नागिन बच निकली। इसके बाद से नागिन ने कसम खा ली कि वह इंसानों को कभी माफ नहीं करेगी। सावन का महीना था और उस दिन शाम से ही आसमान पर काले बादल छा गए थे। तेज हवा के साथ बारिश शुरू हो गई। गांव के किनारे मिट्टी के एक पुराने कुएं के पास से राशिदा बानो गुजर रही थी। उसकी गोद में उसका नन्हा बेटा आरिफ था जो बस कुछ महीनों का था। बारिश इतनी तेज थी कि रास्ता कीचड़ में बदल गया। एकाएक राशिदा का पैर फिसला और वह कुएं में गिर पड़ी। गिरते वक्त उसने पूरी ताकत से अपने बच्चे को ऊपर की तरफ फेंका, जैसे कोई मां अपनी जान से ज्यादा प्यारी चीज को बचाना चाहती है। आरिफ ऊपर गिरा, लेकिन मिट्टी पर नहीं। उसे संभाला एक ठंडी मगर नरम सी छुअन ने। वह छुअन दरअसल एक नागिन की थी। उसकी आंखें हरे पन्ने जैसी चमक रही थीं और उसके गले में सफेद और सुनहरी धारियां थीं। वो बच्चा उसकी गोद में आया तो उसके अंदर कुछ बदल गया। इंसानों से नफरत करने वाली वो नागिन उस मासूम चेहरे को देखकर पिघल गई। वो सोचने लगी, यह तो वही इंसान की औलाद है जिससे मैं बदला लेना चाहती हूं, लेकिन यह तो बेगुनाह है। नागिन ने फैसला किया कि वह इस बच्चे को अपनी संतान की तरह पालेगी। उसने उसे अपने जंगल के गहरे हिस्से में एक पुरानी गुफा में ले जाकर रखा। वहां हमेशा नमी, अंधेरा और हल्की सी चमक रहती था। आरिफ का बचपन किसी और इंसान के बच्चे से बिल्कुल अलग था। उसकी पालना सूखी पत्तियों और नरम काई से बनी थी। दूध के लिए नागिन दूर दूर तक जड़ी बूटियां और जंगल की जड़ी से बने पेल आती। जंगल के दूसरे जीव भी उसकी रखवाली करते। कभी कोई विशाल अजगर उसके पास लिपट कर सोता, कभी रंग बिरंगे तोते उसकी हंसी सुनने आते। नागिन उसे इंसानों से दूर रखती, लेकिन कहानियों में उसे सब सिखाती। आरिफ इंसान हमेशा वह चाहता है जो उसका नहीं होता। याद रखना, जंगल और इसके जीव तेरे अपने हैं, मगर इंसानों से सावधान रहना। आरिफ ये बातें समझ नहीं पाता, लेकिन नागिन की आवाज उसे हमेशा अपनापन देती। उधर चांदपुर में राशिदा के कुएं में गिरने के बाद से उसकी लाश कभी नहीं मिली। लोग कहते थे शायद नागिन ने उसे मार दिया और बच्चे को खा गई। राशिदा का शौहर अनीस खान कई दिनों तक अपनी बीवी और बच्चे की तलाश करता रहा, लेकिन धीरे धीरे उम्मीद छोड़ दी। गांव में अब एक और चीज चर्चा में थी। फरीद मियां नाम का जमींदार जो कह रहा था कि उसने जंगल में नागमणि की झलक देखी है। अगर वह मणि मिल जाए तो हम सब अमीर हो जाएंगे। फरीद मियां हर बार लोगों को लालच देता। फरीद मियां के घर में रोज अजनबी लोग आने लगे, कुछ शिकारी, कुछ लुटेरे। एक रात उसने अपने भतीजे यासीन से कहा, सुना है नागिन उस बच्चे को पाल रही है। अगर बच्चा हाथ लग जाए तो नागिन खुद मणि लेकर हमारे पास आएगी। यह सुनकर यासीन के चेहरे पर एक चालाक मुस्कान फैल गई। जंगल में पला बड़ा आरिफ अब 12 साल का हो चुका था। उसकी आंखें गहरी और चाल में एक अजीब सी लचक थी, जैसे किसी नाग की वो अक्सर दूर से गांव की झलक देखता। वहां के बच्चे मिट्टी में खेलते, मस्जिद से अजान की आवाज आती और औरतें कुएं से पानी भरती। एक दिन उसने नागिन से पूछा, अम्मी, मैं वहां क्यों नहीं जा सकता? नागिन ने ठंडी सांस भरकर कहा, क्योंकि वहां का हर इंसान तुझे अपना दुश्मन समझेगा, लेकिन बच्चे का दिल तो हमेशा नए अनुभवों की तरफ खींचता है। एक सुबह जब नागिन शिकार पर गई थी, आरिफ गुफा से निकलकर जंगल के किनारे तक पहुंचा।
वहां उसने पहली बार किसी इंसानी लड़की को पास से देखा। जैनब वो नदी किनारे कपड़े धो रही थी और खुद से गुनगुना रही थी। आरिफ छुप कर उसे देख रहा था, लेकिन तभी उसका पैर फिसला और एक टहनी टूट गई। जैनब ने चौंक कर पीछे देखा। उनकी आंखें मिलीं और एक पल के लिए दोनों जैसे समय में थम गए। आरिफ कुछ कहने ही वाला था कि अचानक दूर से यासीन की आवाज आई। कौन है वहां? आरिफ तुरंत जंगल की तरफ भागा, लेकिन यासीन ने उसकी परछाई देख ली थी। उस रात यासीन ने फरीद मियां से कहा, मामा मैंने उस बच्चे को देख लिया है। वह इंसान नहीं, नागिन का बेटा है। फरीद मियां की आंखें चमक उठीं। तो खेल शुरू करते हैं। आरिफ को पता नहीं था कि उसकी एक छोटी सी जिज्ञासा गांव और जंगल के बीच एक ऐसे टकराव की शुरुआत करने वाली है जो सब कुछ बदल देगा। बरसों बाद एक सुबह आरिफ ने फैसला किया कि वह जंगल की सीमाएं पार करेगा। नागिन कई दिनों से बीमार थी। शायद उम्र का असर था या कोई पुराना जख्म फिर से जाग उठा था। आरिफ ने सोचा कि कुछ औषधियां लाने के लिए उसे गांव जाना होगा। नागिन ने पहले ही मना किया था, लेकिन इस बार उसने बिना बताए ही कदम बढ़ा दिया। गांव की पगडंडियों पर चलते हुए उसने महसूस किया कि यह दुनिया उसकी जानी पहचानी नहीं है। मिट्टी के घरों के सामने बांस की चारपाइयां पड़ी थीं। बच्चे पतंग उड़ा रहे थे और मस्जिद से फज्र की अजान की आवाज गूंज रही थी। उसके लिए यह सब नया और अजीब था। वह लोगों के बीच ऐसे गुजर रहा था जैसे कोई परछाई हो और कोई उसे पहचान ना ले। इस कोशिश में था। उसी समय उसकी नजर फिर जैनब पर पड़ी। वह अपने घर के बाहर नीम के पेड़ के नीचे बैठी थी, हाथ में किताब और आंखों में गहरी तल्लीनता। आरिफ को देखते ही उसकी आंखों में पहचान की हल्की सी चमक आ गई। वो धीरे से बोली, तुम वही हो। उस दिन नदी किनारे आरिफ ने हाँ में सिर हिलाया। जैनब मुस्कुराई, लेकिन उससे पहले कि दोनों ज्यादा बातें कर पाते, यासीन दूर से आता दिखाई दिया। आरिफ ने तुरंत मुड़कर भीड़ में खो जाने की कोशिश की। यासीन ने जैनब से पूछा, वो लड़का कौन था? जैनब ने झूठ बोलते हुए कहा, कोई राहगीर होगा, मैं नहीं जानती। मगर यासीन की शक की नजर ने उसे यकीन नहीं करने दिया। उसने चुपचाप आरिफ का पीछा करने का मन बना लिया। शाम तक आरिफ गांव के बाजार में घूमता रहा। जड़ी बूटियों की तलाश में दुकानदारों से वह सावधानी से पूछता और लोगों की नजरों से बचता। लेकिन यासीन ने आखिरकार उसे पकड़ लिया। वह पीछे से आया, कंधे पर हाथ रखा और कहा, अरे तुम तो नए हो गांव में, कहां से आए हो? आरिफ ने बात डालते हुए कहा, बस राह से गुजर रहा हूं। यासीन मुस्कुराया, राहगीर तो ऐसे नहीं चलते जैसे तुम्हारे पांव चलते हैं, नाक की तरह। ये सुनते ही आरिफ के भीतर डर की लहर दौड़ गई और उसने बिना जवाब दिए वहां से निकलने में ही भलाई समझी। रात को जब वह जंगल लौटा, नागिन ने उसे सवालिया नजरों से देखा। तू कहां था? आरिफ ने झूठ बोल दिया कि वह बस नदी किनारे गया था, मगर नागिन ने महसूस किया कि कुछ तो छुपा रहा है। उसने मन ही मन तय कर लिया कि अब उसे ज्यादा सावधान रहना होगा, क्योंकि इंसानों की दुनिया में कदम रखना खतरे से खाली नहीं। इसी बीच फरीद मियां ने यासीन से पूरी कहानी सुनी। उसने गांव के कुछ शिकारियों को इकट्ठा किया और कहा, हैं, उस लड़के को जिंदा पकड़ना है। वह नागिन को हमारे पास ले आएगा और फिर नागमणि भी हमारे हाथ में होगी। शिकारी तैयार हो गए और उन्होंने जंगल के किनारे जाल बिछाना शुरू कर दिया। एक दिन आरिफ फिर जैनब से मिलने गांव आया। इस बार दोनों ने खुलकर बात की। जैनब ने उससे पूछा, तुम्हारा घर कहाँ है? आरिफ ने टालते हुए कहा, बहुत दूर, लेकिन जंगल के पास। जैनब को उसकी आंखों में एक अजीब सी मासूमियत और अकेलापन दिखा। उसने महसूस किया कि यह लड़का बाकी सबसे अलग है। दोनों की बातें लंबी खींच गईं और इसी दौरान एक शिकारी ने दूर से उन्हें देख लिया। शिकारियों ने उसी रात आरिफ का पीछा किया। उन्होंने उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन उसकी चाल और ताकत इंसानों जैसी नहीं थी। वह बच निकला, मगर एक तीर उसकी बाह में लग गया। खून बहता हुआ वह गुफा तक पहुंचा। नागिन ने जब उसे देखा तो गुस्से और चिंता से भर गई। मैंने कहा था नहीं, बचाया पाला, लेकिन तेरा खून इंसानों का है और यही तेरी सबसे बड़ी कमजोरी भी है। आरिफ रात भर सो नहीं सका। उसके भीतर दो दुनिया टकरा रही थी, एक जिसने उसे पाला पोसा, दूसरी जिसमें उसका असली खून बह रहा था। लेकिन उसे नहीं पता था कि गांव में इस वक्त एक और तूफान उठ रहा है। फरीद मियां ने ऐलान कर दिया था, जो भी उस लड़के को पकड़ कर लाएगा उसे सोने के 10 सिक्के दूंगा। यह लालच सुनकर आधा गांव शिकारी बन गया। कुछ दिनों बाद
जब आरिफ फिर ज़ैनब से मिलने आया, यासीन और उसके साथियों ने उसे घेर लिया। उन्होंने रस्सियों से बांधने की कोशिश की, लेकिन आरिफ ने अपनी पूरी ताकत लगा दी। लड़ाई हुई, मगर अंत में शिकारी उसे पकड़ने में सफल हो गए। ज़ैनब ने चिल्लाकर कहा, उसे छोड़ दो, लेकिन किसी ने उसकी नहीं सुनी। आरिफ को बांधकर वे फरीद मियाँ के हवाले करने के लिए ले गए। जंगल की तरफ नागिन को जब यह खबर मिली तो उसकी आंखों में खून उतर आया। वह जानती थी कि अब यह सिर्फ आरिफ की जान का सवाल नहीं, बल्कि उसकी नागमणि और उसकी कसम का भी इम्तिहान है। उसने तय कर लिया कि चाहे कुछ भी हो, वह अपने बेटे को वापस लेकर ही लौटेगी। रात गहरी हो चुकी थी, लेकिन गांव की चौपाल में जलते अलाव की रोशनी और वहां जमा हुए लोगों की फुसफुसाहटें बता रही थीं कि कुछ बड़ा होने वाला है। आरिफ को रस्सियों से कसकर बांधकर फरीद मियाँ के सामने लाया गया। उसके चेहरे पर चोटों के निशान थे, कपड़े फटे हुए थे और आंखों में गुस्से के साथ एक अजीब सी उदासी थी। फरीद मियाँ ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा, फिर ठंडी मुस्कान के साथ कहा, तो तू है वह लड़का जंगल का राजकुमार। कहते हैं तू नागिन का बेटा है। आरिफ ने नजरें फेर लीं, जवाब नहीं दिया। चुप क्यों है? फरीद ने पास आकर उसके चेहरे पर हाथ फेरा। तुझे मालूम है तुझसे मैं अपनी किस्मत बदलने वाला हूं। तू मुझे सीधे नागिन तक ले जाएगा, और फिर मेरी मणि, मेरी अमीरी, मेरी ताकत, सब कुछ। आरिफ के दिल में डर से ज्यादा गुस्सा था। उसने पहली बार ठंडी आवाज में कहा, तुम्हें नहीं पता तुम किससे टकराने जा रहे हो। वो नागिन सिर्फ नागिन नहीं है, वो मेरा सब कुछ है। फरीद ने हंसते हुए कहा, सब कुछ देख लेंगे। जब तेरी माँ तुझे बचाने आएगी और अपनी मणि मेरे कदमों में रख देगी। उसने यासीन को इशारा किया, तैयार रहो, हमें जाल में एक और शिकार फंसाना है। गांव के बाहर जंगल की सीमा पर नागिन अपने पूरे रूप में थी। उसकी आंखें अंगारों की तरह जल रही थी और शरीर पर काली नीली चमक फैल रही थी। उसके आसपास दर्जनों छोटे बड़े सांप फुफकार रहे थे, जैसे हर कीमत पर लड़ने को तैयार हो। हवा में एक सिहरन थी, पेड़ चुप थे और चांद बादलों में छिपा था। नागिन ने जंगल के सबसे पुराने अजगर को बुलाकर कहा, मुझे वह जगह तक ले चल जहां इंसानों ने मेरे बेटे को रखा है। अजगर ने जमीन पर सरकते हुए रास्ता दिखाना शुरू किया। गांव में यासीन और उसके लोग चौकसी में लगे थे। फरीद ने गांव के मर्दों को हथियारों के साथ मोर्चे पर तैनात कर दिया था। औरतें और बच्चे घरों में बंद थे, लेकिन उनकी आंखों में भी डर साफ छलक रहा था। फरीद ने जोर से ऐलान किया, आज की रात हमें अमर बना देगी। कुछ लोगों के चेहरे पर लालच था, कुछ के दिल में भय, लेकिन किसी ने उसकी बात का विरोध करने की हिम्मत नहीं की। धीरे धीरे नागिन गांव के करीब पहुंची। उसके कदम नहीं थे, लेकिन उसकी सरकने की आवाज मिट्टी और पत्तों पर एक अजीब कंपन पैदा कर रही थी। पहले चौकीदार ने उसकी परछाई देखी और डर से हथियार गिरा दिया। नागिन ने उसकी तरफ देखा भी नहीं, बस सरकती चली गई। उसकी आंखों में सिर्फ आरिफ था। आरिफ को एक बड़े बांस के खंभे से बांध दिया गया था। चौपाल के बीचों बीच आग के पास बैठा फरीद शराब के घूंट भर रहा था। यासीन ने आकर कहा, मियाँ जी वो आ रही हैं। मैंने दूर से देखा जैसे रात खुद रेंग रही हो। फरीद की आंखें चमक उठीं। अच्छा तो खेल शुरू हो गया, सब लोग तैयार रहो। शिकारी अपने जाल और भालों के साथ घेराबंदी करने लगे। कुछ ही पलों में नागिन गांव के बीचों बीच पहुंची। लोग उसके रूप को देखकर दहशत में पीछे हट गए। उसका शरीर कई हाथ लंबा था, आंखें खून की तरह लाल और फुफकार इतनी तीखी कि बच्चों के रोने की आवाजें थम गईं। उसने सीधे फरीद को देखा और आवाज गूंजी, मेरा बेटा कहाँ है? फरीद ने मुस्कुराकर इशारा किया, वो रहा, लेकिन ये खेल इतनी आसानी से खत्म नहीं होगा। पहले मणि, फिर बेटा। नागिन की आंखों में आंसुओं की नमी और गुस्से की आग एक साथ थी। फरीद, यह मणि तुम्हारे जैसे के लिए नहीं बनी। ये नागवंश की अमानत है। फरीद ने ठहाका लगाया, अमानतें तो ताकतवर के पास होती हैं और आज मैं ताकतवर हूं। उसने इशारा किया और शिकारी नागिन की तरफ जाल फेंकने लगे, लेकिन नागिन बिजली की तरह हर वार से बचती रही। उसने दो शिकारियों को पूंछ के एक ही झटके में दूर फेंक दिया। बाकी लोग पीछे हटने लगे। इस अफरा तफरी में आरिफ ने पूरी ताकत लगाकर रस्सियों को तोड़ने की कोशिश की। उसके हाथों में छाले पड़ गए, लेकिन एक रस्सी आखिरकार ढीली पड़ गई। उसने मौका देखकर खुद को छुड़ा लिया और सीधे नागिन की तरफ भागा। मां, उसकी आवाज इतनी गहरी थी कि नागिन का ध्यान तुरंत उसकी तरफ गया। उसने एक पल के लिए इंसानी रूप धारण किया ताकि आरिफ
उसकी आंखों में अपना चेहरा देख सके। तू ठीक है? उसने हाँ में सिर हिलाया, लेकिन पीछे से फरीद ने मौका पाकर एक भाला नागिन के कंधे में घोंप दिया। नागिन दर्द से चीखी, लेकिन गिरने से पहले उसने फरीद को अपनी पूंछ से लपेट लिया। फरीद की आंखों में डर भर गया। मणि मणि चाहिए, वह चीखने लगा। लेकिन नागिन ने ठंडी आवाज में कहा, ताकत मांगने वाले कभी ताकतवर नहीं होते, और एक झटके में उसे दूर फेंक दिया। फरीद का सिर पास के पत्थर से टकराया और वह बेहोश हो गया। यासीन ने पीछे से आकर आरिफ को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन आरिफ अब सिर्फ इंसान नहीं था। नागिन की परवरिश ने उसे ताकत और फुर्ती दी थी। उसने यासीन को जमीन पर गिराकर उसके हथियार छीन ली। तुम्हें नहीं पता मैं कौन हूं, आरिफ ने कहा और उसे वहीं छोड़ दिया। लड़ाई जारी रही, लेकिन धीरे धीरे गांव वाले पीछे हटने लगे। उन्हें समझ आ गया कि यह सिर्फ ताकत का नहीं, एक मां और बेटे के रिश्ते का मामला है। कुछ बूढ़े लोग फुसफुसाने लगे, ये नागिन तो राक्षसी नहीं, ये तो मां है। नागिन की हालत बिगड़ रही थी। जहर और चोट का असर उसके पूरे शरीर में फैल चुका था। आरिफ उसके पास बैठ गया, उसके सिर को अपनी गोद में रखकर बोला, तुम मुझे छोड़कर नहीं जाओगी, है? नागिन ने हल्की मुस्कान दी। हर कोई अपने घर लौटता है बेटा, मेरा घर अब बुला रहा है। उसकी सांसें धीमी हो रही थीं। मणि, इसे वापस जंगल में रख देना, ताकि इंसानों का लालच फिर यहां ना आए। आरिफ रोने लगा, लेकिन नागिन ने उसकी आंखों से आंसू पोंछते हुए कहा, तेरे खून में इंसान है, लेकिन दिल में नाग का साहस, तू दोनों दुनियाओं को जोड़ सकता है। बस वादा कर, तू जंगल की हिफाजत करेगा। उसकी आंखें बंद हो गईं और उसका शरीर धीरे धीरे पत्थर की तरह कठोर होने लगा, फिर रेत की तरह बिखर गया। आरिफ ने उस राख को अपनी हथेलियों में समेट लिया, जैसे अब भी उसे छोड़ना नहीं चाहता हो। सुबह होने तक फरीद और यासीन गांव छोड़कर भाग चुके थे। गांव वालों ने आरिफ के सामने आकर कहा, हमें माफ कर दो, हम नहीं जानते थे कि सच क्या है। आरिफ ने सिर्फ इतना कहा, सच हमेशा जंगल में था, बस तुमने देखने की कोशिश नहीं की। उसने नागमणि को लेकर जंगल की तरफ रुख किया। पेड़ों के बीच सूरज की पहली किरण के साथ उसने मणि को उसी जगह रख दिया जहां से वह कभी निकली थी। मणि की रोशनी पूरे जंगल में फैल गई, जैसे वहां फिर से जीवन लौट आया हो। आरिफ गांव लौट आया, लेकिन उसका दिल अक्सर जंगल की ओर खींचता। कभी कभी रात के सन्नाटे में उसे ऐसा लगता कि कहीं दूर से एक जानी पहचानी फुफकार सुनाई दे रही है, जैसे नागिन अब भी उसकी रखवाली कर रही हो।